हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम कृषि पारिस्थितिक प्रदेश का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम 16 से लेके 20 जो हमारे मैक्रो रीजन है, कृषि पारिस्थितिक प्रदेश हैं, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अब तक हमने 15 कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों के बारे में पढ़ लिया है। तो 16वां जो कृषि पारिस्थितिक प्रदेश, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये भारतवर्ष का मानचित्र है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है 16वां रीजन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, ये 16वां जो पारिस्थितिक प्रदेश है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये वाला एरिया जो है वो 16th कृषि पारिस्थितिक प्रदेश है और इस कृषि पारिस्थितिक प्रदेश का नाम दिया गया है भूरी एवं लाल पहाड़ी मृदा युक्त गर्म उपार्द्र पारिस्थितिक क्षेत्र। भूरी एवं लाल पहाड़ी मृदा युक्त गर्म उपार्द्र पारिस्थितिक क्षेत्र। तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी एवं लाल मिट्टी, जिसकी वजह से इसको भूरी एवं लाल पहाड़ी वाला एरिया भी कहा जा सकता है। और पहाड़ी मिट्टी भी यहाँ पे, माउंटेनियस सॉइल यहाँ पे मिलती है। तो भूरी एवं लाल पहाड़ी मृदा युक्त क्षेत्र है ये। और ऊपर से जलवायु इसकी कैसी है? गर्म उपार्द्र। गर्म जलवायु है लेकिन उपार्द्र है, मीन्स यहाँ पे रिच जो है रेनफॉल होता है। तो उपार्द्र बहुत ज़्यादा आर्द्र और शुष्क के बीच वाली जो स्थिति है वो यहाँ पे पाई जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 9.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर ये अनाच्छादित है, जो कि भारतवर्ष का 2.9% हिस्सा जो है वो बनाता है। तो चलिए अब हम इसकी कृषि जलवायु परिस्थितियों की बात करते हैं। तो कृषि जलवायु परिस्थितियों में अगर हम सबसे पहले देखें इसकी समर और जो विंटर है, गर्मियाँ और जो सर्दियाँ हैं वो कैसी रहती हैं। तो यहाँ पे जो गर्मियाँ हैं वो, वहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे लगती है और जो सर्दियाँ हैं वो अति सर्द हैं। यहाँ पे जो ठंड होती है वो बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे रहती है, क्योंकि जैसे आपको पता है माउंटेनियस रीजन है। तो यहाँ पे गर्मियों में बहुत गर्मी तो नहीं, लेकिन गर्मियाँ गर्म रहती हैं, जबकि सर्दियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे रहती है। यहाँ की जो वार्षिक वर्षा है, यहाँ की जो वार्षिक वर्षा है वो है 2000 मिलीमीटर के करीब। 2000 मिलीमीटर के करीब यहाँ पे बारिश होती है। और यहाँ पे जो फसल वृद्धि काल है, फसल वृद्धि काल जो है, फसल वृद्धि काल, तो फसल वृद्धि काल जो है यहाँ पे 270 दिन का है। तो इस तरीके से ये यहाँ की कृषि संबंधित जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं मृदा की। तो जो मृदा है यहाँ पे, जैसे कि आपने इसमें नाम में छिपा है, भूरी एवं लाल पहाड़ी मृदा युक्त क्षेत्र ये पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मृदा की जो बाकी विशेषताएं हैं, जैसे यहाँ पे भारी दोमट मिट्टी पाई जाती है, भारी दोमट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ पे भूरी वन और लाल मृदा तो पाई जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ जो है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा रहती है। और यहाँ पे मिट्टी में लगभग अम्लीयपन भी पाया जाता है, थोड़ा सा अम्लीयपन भी यहाँ की मिट्टी में देखा गया है। और इस तरीके से यहाँ की मिट्टी जो है वो ये सारी विशेषताओं वाली है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ लैंड यूटिलाइजेशन, भूमि उपयोग। तो यहाँ पे ये जो ज़मीन है, ये जो भूभाग है, इसमें क्या क्या किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए उष्णकटिबंधीय देवदार वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि ये माउंटेनियस रीजन है। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय देवदार वन यहाँ पे पाए जाते हैं। देवदार वन आपको पता ही है कि ऊंची हाइट पर मिलते हैं, तो देवदार वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आर्द्र सदाबहार वन यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके के लैंड यूटिलाइजेशन है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे फसलों की बात करें, इसके अलावा जो यहाँ पे फसलें हैं वो यहाँ पे उगाया जाता है ज्वार यहाँ पे उगाया जाता है। और इसके अलावा आलू, मक्का और बाजरा यहाँ पे उगाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे उगाया जाता है आलू, बाजरा, मक्का
और धान की खेती भी यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में की जाती है। तो इस तरीके से ये फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे अनानास, नींबू, सेब, नाशपाती और आड़ू, केला, तो ये सब फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा इस क्षेत्र की क्या विशेषता है कि यहाँ पे झूम खेती भी की जाती है। झूम खेती भी यहाँ पे की जाती है। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट जो है इसकी कमियां जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जलवायु जो है वो बहुत कठोर है और कठोर जलवायु के चलते यहाँ पे फसलों का चुनाव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और यहाँ की जो ढाल है वो काफ़ी स्टीप स्लोप है जहाँ पे खेती करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से ये इसकी कुछ समस्याएं हैं। इसके अलावा यहाँ पे मृदा अपरदन की भी समस्या है क्योंकि स्टीप स्लोप वाला एरिया है तो यहाँ पे नदियों का फ्लो काफ़ी ज़्यादा रहता है और अगर नदियों का अफवाह जो है वो वितरित हो जाए या डाइवर्ट हो जाए तो उससे मृदा अपरदन की काफ़ी समस्याएं जो है इसमें रहती हैं। तो चलिए अब इसका जो उप प्रदेश है उसके बारे में हम जानते हैं। तो उप प्रदेश हैं इसके, पहला है उप प्रदेश इसका गिरिपदीय पूर्वी हिमालय की दोमट तराई मिट्टी है। गिरिपदीय मतलब पहाड़ों के निचले हिस्से वाला क्षेत्र, गिरिपदीय पूर्वी हिमालय की दोमट तराई मिट्टियाँ। दूसरा है दार्जिलिंग तथा सिक्किम हिमालय जिसमें हल्की से मध्यम गहरी दोमट, भूरी तथा लाल पहाड़ी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश की गहरी दोमट से चिकनी लाल दोमट मिट्टियाँ। तो इसमें ये 3 क्षेत्र जो हैं वो शामिल हैं जो इसके माइक्रो रीजन्स हैं। नेक्स्ट जो रीजन है हमारे पास है लाल तथा लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी युक्त गर्म से प्रति आर्द्र पारिस्थितिक क्षेत्र। तो ये 17th रीजन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वाला जो रीजन है ये 70th रीजन है। तो ये यहाँ पे लाल और लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और जलवायु यहाँ की गर्म से प्रति आर्द्र पारिस्थितिक क्षेत्र है ये। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 10.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर ये बिछा हुआ है जो भारतवर्ष का 3.3% हिस्सा जो है वो घेरता है। और इसके अलावा जब हम इसकी कृषि जलवायु परिस्थितियों की बात करें तो कृषि जलवायु परिस्थिति में गर्मियाँ जो है यहाँ पे गर्म मतलब मीन्स नॉर्मल गर्म रहती हैं, जबकि यहाँ पे जो सर्दियाँ हैं वो अति ठंड यहाँ पे पाई जाती है। तो इस तरीके से ये यहाँ की गर्मियों और सर्दियों की बात है। अगर वर्षा हम यहाँ पे देखें तो औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 2000 से 3000 मिलीमीटर के करीब यहाँ पे बारिश होती है। और यहाँ पे जो फसल वृद्धि का काल है, जो फसल इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्रॉप ग्रोइंग जो पीरियड है, क्रॉप ग्रोइंग पीरियड जो है वो 270 दिनों का है। तो इस तरीके से दिन यहाँ पे काफ़ी समय लग जाता है फसल के तैयार होने के लिए। और मृदा जैसे कि नाम से क्लियर है कि यहाँ पे लाल जो है वो लाल तथा लेटराइट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। तो इसके अलावा अगर हम लैंड यूटिलाइजेशन की बात करें तो लैंड यूटिलाइजेशन में यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आर्द्रता जो है वो बनी रहती है। तो सदाबहार वन यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन भी यहाँ पे पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये दोनों ही तरह के पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे फसलें देखें तो चावल, बाजरा, मक्का, आलू यहाँ पे ये फसलें जो है वो उगाई जाती हैं। इसके अलावा दालों में अगर हम देखें तो मूंग, उड़द की दाल, मसूर की दाल, ये दालें यहाँ पे पाई जाती हैं। तिलहन यहाँ पे पाया जाता है। और बागवानी फसलों में देखें तो संतरा और अनानास यहाँ पे पाया जाता है। तो ये यहाँ पे मुख्यतः फसलें जो है वो उगाई जाती हैं। अगर हम यहाँ की कमियों की बात देखें तो यहाँ पे जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जो है ज़्यादा कल्चर यहाँ पे है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहाँ पे होती है। इसके अलावा मृदा अपरदन की भी यहाँ की समस्या है जिसकी वजह से जो उपजाऊ तत्व वो नष्ट हो जाते हैं और कृषि करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ के उप प्रदेशों की अब बात करें तो यहाँ के जो है वो 2 उप प्रदेश हैं जिसमें पहला है मेघालय पठार तथा नागालैंड और दूसरा है पहाड़ियाँ, पूर्वांचल पहाड़ियाँ। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, पूर्वांचल पहाड़ियाँ यहाँ पे ये दूसरा क्षेत्र पाया जाता है। तो इस तरीके से जो हमारे पास जो 18वां जो कृषि पारिस्थितिक प्रदेश है वो आप यहाँ देख सकते हैं। पूर्वी तट
तट के साथ एक संकरी मिट्टी जो है संकरी पट्टी जो है ये यहाँ पे पाई जाती है। 18वां जो रीजन है, तटीय जलोढ़ अवसादी मृदा युक्त उष्ण उपार्द्र से आर्द्र शुष्क पारिस्थितिक क्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे नाम से क्लियर है कि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, अवसादी मिट्टी पाई जाती है और यहाँ की जो जलवायु वो गर्म से उपार्द्र उष्ण उपार्द्र से अर्ध शुष्क है। यहाँ पे मीन्स गर्मियाँ भी हैं और आर्द्रता भी है कुछ क्षेत्र में, और कहीं पे अर्ध शुष्कता भी यहाँ पे पाई जाती है। तो अगर हम यहाँ का क्षेत्रफल की बात करें तो ये भारतवर्ष के 8.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर जो है वो 8.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर बिछा हुआ है, और जो कि भारतवर्ष का 2.6% हिस्से के बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम कृषि जलवायु परिस्थितियों की बात करें तो कृषि जलवायु परिस्थितियों में यहाँ पे जो वार्षिक वर्षा है वो यहाँ पे पाई जाती है 900 से 1100 मिलीमीटर के करीब यहाँ पे वार्षिक वर्षा पाई जाती है। और यहाँ पे वर्षा जो है वो कन्याकुमारी तथा तमिलनाडु क्षेत्रों के बीच में खूब सारी होती है। और यहाँ पे जो जल घटाव है, वार्षिक जो जल घटाव होता है वो 800 से लेकर 1000 मिलीमीटर के करीब होता है। और यहाँ पे क्रॉप ग्रोइंग जो पीरियड है वो है 90 से 150 दिनों का यहाँ पे क्रॉप ग्रोइंग पीरियड है। और यहाँ पे जो मृदा है, यहाँ की जो मृदा है वो है वो थोड़ी सी चिकनी और सांद्रित मृदा यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे चिकनी व सांद्रित मृदा यहाँ पे पाई जाती है। तो इसके अलावा यहाँ पे जो फसलें हैं, अगर हम लैंड यूटिलाइजेशन की बात करें तो लैंड यूटिलाइजेशन में यहाँ पे चावल की खेती की जाती है। इसके अलावा नारियल यहाँ पे होता है रोपण कृषि के रूप में। और यहाँ पे इसके अलावा उड़द की दाल भी उगाई जाती है, मसूर की दाल भी उगाई जाती है। तिलहन फसलों में अगर हम देखें तो इसमें उगाया जाता है सूरजमुखी और इसके अलावा मूंगफली यहाँ पे उगाई जाती है। तो इस तरीके से ये फसलें यहाँ पे हैं। अगर यहाँ पे हम जो है कमियों की बात करें तो कमियां जो है यहाँ पे अपवाह प्रणाली जो है वो अपूर्ण होती है। अपवाह प्रणाली के अपूर्ण होने से जो है काफ़ी ज़्यादा समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाती है, मिट्टी में क्षारीयपन जो है वो आ जाता है, लवणता जो है वो मिट्टी में रहती है। तो इस तरीके से ये सब समस्याएं जो है वो होती है। और यहाँ पे जो ज़मीन है, भूभाग है यहाँ का, वो चक्रवातों से जूझता रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फसलों को यहाँ पे नुकसान होता है। तो चलिए अब हम इसके उप प्रदेशों की बात करते हैं। तो उप प्रदेश जो है इसके 5 हैं, जिसमें कि पहला है दक्षिण तमिलनाडु पठार, और दूसरा है उत्तर तमिलनाडु मैदान उष्ण आर्द्र अर्ध शुष्क पारिस्थितिक उप क्षेत्र, तीसरा है आंध्र मैदान जो कि उष्ण शुष्क उपार्द्र पारिस्थितिक क्षेत्र है, चौथा है उत्कल मैदान तथा पूर्व गोदावरी डेल्टा उष्ण शुष्क उपार्द्र पारिस्थितिक उप क्षेत्र, और चौथा है यहाँ पे गंगा डेल्टा उष्ण आर्द्र उपार्द्र से आर्द्र पारिस्थितिक उप क्षेत्र। तो ये सब यहाँ पे ये इसके उप क्षेत्र जो है वो पाए जाते हैं। चलिए अब हम 19वें जो कृषि पारिस्थितिक प्रदेश उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाल लेटराइट तथा कछारी अवसादी मृदा युक्त उष्ण आर्द्र व प्रति आर्द्र पारिस्थितिक क्षेत्र। तो ये आप पश्चिमी साइड में जो है वो एक लंबी संकरी पट्टी देखोगे तो ये 19वां रीजन है। और ये जो रीजन है लाल मिट्टी से बना हुआ है, कछारी अवसादी मृदा यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण आर्द्र से प्रति आर्द्र जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ के अगर हम एरिया की बात करें तो ये भारतवर्ष के जो है 11.1 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर अन्नाच्छादित है, जो भारतवर्ष का 3.6% हिस्सा है। और यहाँ पे जो क्षेत्र है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये सब इसमें शामिल हैं। तो यहाँ की कृषि जलवायु परिस्थिति में अगर बात करें तो गर्मियाँ यहाँ पे काफ़ी उष्ण रहती है। तो गर्मियाँ जो हैं यहाँ पे उष्ण प्रकृति की हैं और आर्द्र भी हैं, उष्ण और आर्द्र भी है साथ ही साथ। और सर्दियाँ जो है यहाँ पे कम ठंडी जो है यहाँ पे सर्दियाँ पाई जाती हैं।
तो ये इस यहाँ की विशेषता है। और यहाँ पे गर्मी और सर्दी में दोनों ऋतु में जो मृदा का तापमान होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस से कम ही होता है, तो इतना ज़्यादा अंतर यहाँ पे पाया नहीं जाता है। वार्षिक वर्षा यहाँ पे 2000 मिलीमीटर के करीब होती है, जबकि यहाँ के जो मौसम यहाँ की जो मांग है वो 1400 से 1600 मिलीमीटर के बीच में, मीन्स यहाँ पे एक्सेस में बारिश जो है वो होती है। तो यहाँ पे क्रॉप ग्रोइंग जो पीरियड है, फसलों के उगने का जो समय है या पूरे तैयार होने का जो समय है वो 150 से 200 दिनों तक का है, तो 210 दिनों तक का है। तो इस तरीके से ये यहाँ की विशेषताएं हैं। अगर हम यहाँ की मृदा की बात करें तो जैसे यहाँ पे लेटराइट किस्म की मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, और यहाँ पे कच्छारी और अवसादी मृदाएं भी पाई जाती हैं। तो लैंड यूटिलाइजेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन यहाँ पे पाए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे चावल और टैपियोका, नारियल मसाले आदि यहाँ पे उगाए जाते हैं। तो यहाँ के ये लैंड यूटिलाइजेशन है। और अगर हम यहाँ पे कमियों की बात करें तो यहाँ की जो कमियाँ हैं, यहाँ पे ना जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। जल भराव मतलब एक्सेस में जब बारिश होती है तो यहाँ पे पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाता है मिट्टी के ऊपर, तो फसल वृद्धि के ऊपर जो है यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट जो इसका पड़ता है। और यहाँ के अगर हम उप प्रदेशों की बात करें तो यहाँ के 3 उप प्रदेश हैं। इसमें पहला है उत्तर सह्याद्री और कोंकण तट, जिसमें उष्णार्द्र पारिस्थितिक क्षेत्र पाया जाता है। दूसरा है केंद्रीय तथा दक्षिणी सह्याद्री, जिसमें उष्ण नम उपार्द्र से आर्द्र अंतर्वर्ती पारिस्थितिक क्षेत्र ये पाया जाता है। तो ये केंद्रीय भाग है, और केंद्रीय भाग दक्षिणी सह्याद्री का पार्ट है जहाँ पे उष्ण जलवायु है, साथ ही साथ नम जलवायु भी है। उपार्द्र से आर्द्र मीन्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आर्द्रता इस क्षेत्र में पाई जाती है। और तीसरा है कोंकण तट, ठीक है, और इसमें कर्नाटका तथा केरला के तटीय मैदान भी इसमें शामिल है, जहाँ पे जलवायु जो है वो उष्णार्द्र से प्रति आर्द्र जो है वो जलवायु पाई जाती है। और इस तरीके का ये पारिस्थितिक क्षेत्र है। तो अब जो 20वां जो कृषि पारिस्थितिक प्रदेश है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, लाल दोमट तथा बलुई मिट्टी युक्त उष्ण आर्द्र प्रति आर्द्र पारिस्थितिक क्षेत्र जो है ये पाया जाता है। तो लाल तथा दोमट मिट्टी वाला क्षेत्र है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये 20वां रीजन जो है वो हमारे द्वीप समूह है। तो भारतवर्ष के जो अरब सागर वाले हिस्से में है वो लक्षद्वीप समूह, और ये वाले अंडमान द्वीप समूह। तो इस तरीके से ये दोनों द्वीप समूह जो है वो 20वां कृषि पारिस्थितिक प्रदेश बनाते हैं, जहाँ पे लाल तथा दोमट साथ ही साथ बलुई मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। और जलवायु यहाँ पे उष्ण जलवायु है। इसके अलावा प्रति आर्द्र से आर्द्रता यहाँ पे बनी रहती है, प्रति आर्द्र से प्रति आर्द्र जलवायु क्षेत्र ये है। और यहाँ की अगर एरिया की हम बात करें तो ये 0.8 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर अनाच्छादित है, जो भारतवर्ष का 0.3% हिस्सा बनाती हैं। कृषि जलवायु परिस्थितियों की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सर्दियों और गर्मियों में बहुत कम टेम्परेचर जो है वो पाया जाता है। मीन्स समर और विंटर लगभग यहाँ पे सेम जो है वो फील की जाती हैं। और यहाँ पे वार्षिक वर्षा जो है, अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बात करें तो वहाँ पे वार्षिक वर्षा 3000 मिलीमीटर के करीब है, जबकि लक्षद्वीप में ये जो बारिश है वो 1600 मिलीमीटर के करीब है। तो मौसमी जल घटाव यहाँ पे मात्र 300 से 400 मिलीमीटर तक का होता है। और यहाँ पे जो फसल ग्रोइंग पीरियड है या क्रॉप ग्रोइंग जो पीरियड है, फसल वृद्धि काल जो है वो 210 दिनों का है। तो नाम से क्लियर है, यहाँ की जो मिट्टी है वो लाल तथा दोमट और बलुई मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ तटीय मैदानों पे अवसादी मिट्टी भी यहाँ पे पाई जाती है। तो भूमि उपयोग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो आर्द्रता यहाँ की ज़मीन में पाई जाती है, तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे दलदलीय वर्षा वन भी यहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वर्षा होती है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वन जो है यहाँ पे पाए जाते हैं।
तो इस तरीके से अगर यहाँ की हम कमियों की बात करें तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अत्यधिक बारिश हो जाने से मृदा अपरदन की भी समस्या रहती है। तो मृदा अपरदन में जैसे आपको पता है कि यहाँ पे उपजाऊ तत्व जो है वो बह जाते हैं, तो मिट्टी में लवणीयपन आ जाता है, क्षारीयपन आ जाता है, जिसकी वजह से फसलों की वृद्धि के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है पड़ता है। तो प्रदेशों की अगर हम बात करें तो यहाँ के 2 प्रदेश हैं, इसमें एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप समूह उष्णार्द्र पारिस्थितिक उपक्षेत्र। तो एक लक्षद्वीप समूह है और एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो 2 इसके उपक्षेत्र जो वो पाए जाते हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज़ मच क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। आपको ये चारों पार्ट जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप इसको डिटेल में अच्छे से नोट्स बना के पढ़ेंगे इन सभी 4 पार्ट को, तो आपका ये जो क्वेश्चन है भारतवर्षीय कृषि पारिस्थितिक प्रदेश ये पूरे तैयार हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।